Today we are going to talk about the non-aqueous titration. हमने इससे पहले जब टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस की टाइप्स डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 तरह की टाइप्स होती हैं टाइट्रेशन की, जिसमें एक तो सबसे फर्स्ट आपके पास थी न्यूट्रलाइजेशन, जिसको आप एसिड बेस्ड टाइट्रेशन भी कहते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन अगेन दो तरह की होती हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस। ठीक है, नॉन एक्वस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट द नॉन एक्वस titrations. Okay, when we are talking about the titration of acids with bases, हमारे पास 4 तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं. Either we are titrating a strong acid with a strong base, or a strong acid with a weak base, or a weak acid with a strong base, or a weak acid with a weak base. Okay, अच्छा, अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो टाइट्रोमेट्रिक प्रोसीजर तो हमारे फिर भी रिलेटिवली ईजियर होते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस, तो उसके लिए हमारे पास दो प्रॉब्लम्स होते हैं. पहला प्रॉब्लम ये होता है कि रिएक्शन जो है उसमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये होती है कि रिएक्शन में हिंड्रेंसेस बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं और हमारे पास सूटेबल इंडिकेटर अवेलेबल नहीं होता. ठीक है, सो इफ़ वी वांट टू परफॉर्म द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, तो उसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि या तो हम उसकी नॉन एक्वस टाइट्रेशन परफॉर्म करें, या फिर हम उसकी जो एंड पॉइंट डिटेक्शन है वो पोटेंशियोमीटर के थ्रू करें. ठीक है, so if you want to perform if you want to perform a titration using just the titrometric apparatus, तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं कि हम उसकी नॉन एक्वस टाइट्रेशन परफॉर्म करें. नाउ व्हाई नॉन एक्वस टाइट्रेशन? नॉन एक्वस टाइट्रेशन परफॉर्म करने का रीज़न ये होता है कि अगर हम अपने सॉल्वेंट जो भी हमारी वीक एसिड या वीक बेस है उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें, तो वाटर इटसेल्फ इट बिहेव्स एज अ वीक एसिड एंड वीक बेस. ठीक है, वाटर के पास अपना हाइड्रोजन आयन भी होता है और हाइड्रोक्सिल आयन भी होता है, विच कैन बी डोनेटेड इन द सॉल्यूशन, और उसकी वजह से वाटर की एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होती है. ठीक है, सो जब हमारे पास कोई और वीक एसिड या वीक बेस आता है, तो वो वाटर के साथ कॉम्पीट करता है, और यू कैन सी इट हियर कि जब हमारे पास कोई एसिडिक या बेसिक कंपाउंड आएगा तो वो क्या करेगा, वाटर के साथ कंपटीशन उसका स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एंड पॉइंट हमारे पास शार्प नहीं आएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, उसमें अगर आप वाटर में कोई वीक एसिड डिजोल्व करें, ठीक है, वीक क्योंकि एसिड है उसमें प्रोटॉन होगा, उस प्रोटॉन की वजह से क्या होगा कि हाइड्रोनियम आयन की प्रोडक्शन हो जाएगी. ठीक है, अच्छा, अब जब आप उसको किसी बेस के साथ टाइट्रेट करेंगे, तो वो बेस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट जब करेगी, तो आपके पास बनेगा हाइड्रोनियम. अगेन आपके पास जो है वो नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर रहा होगा. अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन के पास जाने के लिए दो प्लेसेस हैं, या तो वो वाटर के पास जा सकता है या वो नाइट्रोजन के पास जा सकता है. ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, समटाइम्स वो वाटर के पास चला जाएगा, समटाइम्स वो अमाइन ग्रुप के पास आ जाएगा, तो एंड पॉइंट जो है वो शार्प नहीं आएगा. ठीक है, सिमिलरली अगर आप वाटर में किसी बेसिक कंपाउंड को डिजोल्व करें विच इज़ अ वीक बेस, तो उसमें क्या होगा कि वाटर अपना जब एच आयन रिलीज करेगा तो हाइड्रोक्सिल आयन सेपरेट हो जाएगा, और जो वीक बेस है वो वाटर का एच आयन एक्सेप्ट कर लेगी. ठीक है, अब जब आप उसको किसी एसिड के साथ जो कि वीक एसिड है, अल्कोहल है, जब आप उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो अब क्या होगा, अगेन आपके पास सेम प्रोडक्ट बन रही है. अब क्योंकि इनिशियली भी बिफोर एंड पॉइंट भी आपके पास BH बन रहा था और आफ्टर एंड पॉइंट भी आपके पास BH बन रहा है, तो उसकी वजह से अगेन एंड पॉइंट डिटेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी. ठीक है, सो वाटर यूज़ ना करने की, एक्वस टाइट्रेशन परफॉर्म ना करने का रीज़न क्या है कि आपके पास वाटर बिहेव्स एज अ वीक एसिड एंड वीक बेस, and it starts competition with the other analyte which is also weak acid or weak base. Okay, अच्छा, अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन की हम बात करते हैं. तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास क्या है कि क्योंकि हमारे पास जितनी भी ड्रग्स होती हैं नॉर्मली,
they are weakly acid or weakly basic in nature. तो again it is a very suitable type of titration. उसके अलावा क्योंकि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं मोस्टली दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, और ऑर्गेनिक नेचर की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इश्यूज भी हमारे पास नहीं आते। नॉर्मली अगर हम किसी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी हो, ठीक है। तो टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सैंपल का या एनालाइट का कम्प्लीटली सॉल्युबल होना भी ज़रूरी होता है, राइट। उसके अलावा जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, दे आर वेरी मच सिमिलर टू रेगुलर एक्वस टाइट्रेशन। इनकी प्रिसिशन और एक्यूरेसी सिमिलर होती है जस्ट लाइक द एक्वस टाइट्रेशन। और अच्छा, इसमें नॉन एक्वस टाइट्रेशन जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, यू हैव टू टेक अ स्पेशल प्रिकॉशन विच इज़ दैट मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है। मॉइस्चर, अभी हमने वाटर की ऑलरेडी बात कर ली है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो वीकली एसिडिक इन नेचर होती है। तो अगेन आप उस वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस अवॉइड करते हैं इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अच्छा, अब हमारे पास वाटर जो है वो सबसे रेडिली अवेलेबल हमारा सॉल्वेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं टाइट्रेशन के लिए। अगर हम वाटर को यूज़ ना करें तब हम कौन से सॉल्वेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सॉल्वेंट सिलेक्शन हमारे पास स्पेसिफिक होती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन के लिए मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हमारे पास बेसिकली 4 तरह के सॉल्वेंट्स अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एप्रोटिक सॉल्वेंट एज द नेम इंडिकेट्स, ए जो है इट बेसिकली इंडिकेट्स कि वो चीज़ उसमें प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। और प्रोटेक इज फॉर प्रोटॉन। एप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट्स होंगे जो ना प्रोटॉन डोनेट करेंगे ना प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। दीज सॉल्वेंट्स आर न्यूट्रल इन चार्ज एंड आर केमिकली इनर्ट। इनका सबसे जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि इनका क्योंकि न्यूट्रल चार्ज होता है, सो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द टाइट्रेशन प्रोसेस, so they generally have a low dielectric constant. Examples of these solvent include chloroform and benzene, ठीक है। इंडिविजुअली आपको हर टाइप के सॉल्वेंट की एग्जांपल्स पता होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के सॉल्वेंट कब यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं अगर हमारा जो एनालाइट है वो वाटर में सॉल्युबल ना हो, मींस कि हमें एक्वस मीडियम में, क्योंकि हमारा एनालाइट डिजोल्व नहीं हो रहा, सो वी रिक्वायर अ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। या फिर वीक एसिड्स की टाइट्रेशन के लिए भी एप्रोटिक सॉल्वेंट्स इजीली यूज हो सकते हैं, ठीक है। The next one is protophilic solvents. Protophilic solvents are basic in nature because they attract proton. हमें पता है कि according to सॉरी अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन थ्योरी हमारे पास विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, जिसको आपने एसिड बेस की डेफिनेशन में पढ़ा होगा। सो प्रोटोफिलिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। फिलिक इज टू अट्रैक्ट, ठीक है। सो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स कैसे सॉल्वेंट्स होंगे जो प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, दे are basic in nature and tend to react with acids, ठीक है। we know कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब बिकॉज दीज सॉल्वेंट्स हैव अ बेसिक कैरेक्टर, तो जब ये प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोटॉन जो है वो सॉल्वेशन स्टेट में आ जाएगा, मीन्स कि वो सॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स आर अमोनिया एंड पेरिडीन। हमें पता है कि NH3 विच इज अमोनिया, जब वो प्रोटॉन के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर सॉरी अमोनियम आयन प्रोड्यूस करता है NH4 विच इज सॉरी अमोनियम आयन प्रोड्यूस करता है विच इज NH4, और हमारे पास जो प्रोटॉन है वो इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आयनिक स्टेट में हमेशा रिएक्शन स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। So the next type of solvents is protogenic solvent. Genic is for genesis, to produce. So protogenic solvents will be those which produce protons in the reaction. These solvents have a more acidic character, obviously, because as they are producing protons, so they are acidic in nature. So they have a leveling effect on the bases. Now what is leveling effect? इसको अभी हम
सॉल्वेंट्स की टाइप डिस्कस करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ लेवलिंग इफेक्ट. For now, you just have to remember that protogenic solvents are those which are acidic in nature and they react with the bases. ठीक है? And type of such solvents are sulfuric acid and acetic acid. Okay. So next we have amphiprotic solvents. Amphiprotic, amphi is for dual properties. So amphiprotic solvents are those which are capable of donating and accepting protons. ठीक है, इसकी सबसे हमारे पास क्लासिक एग्जांपल है एसिटिक एसिड. इसको अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि एसिटिक एसिड किस तरह से एज एन एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट रिएक्ट बिहेव करता है. और एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा हमारे फार्माकोपियल ऐसे मेथड में इस्तेमाल भी होता है. ठीक है. So these are the types of solvents that can be used for non-aqueous titration. अब कौन से solvent हम कब use करेंगे ये हम अभी discuss करेंगे. ठीक है. So now what is leveling effect? Leveling effect ये होता है, basically होता क्या है, weak acid या weak base जब dissolve होते हैं किसी भी solvent में, तो क्योंकि वो completely soluble नहीं होते, उसकी वजह से उनका जो प्रोटॉन है या हाइड्रोक्सिल आयन है वो रिएक्शन मिक्सचर में रेडीली अवेलेबल नहीं होता. राइट. अच्छा, अब हमारे पास अगर एक प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है. प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट का काम क्या होगा कि अगर कोई वीक एसिड प्रेजेंट है आपके रिएक्शन मिक्सचर में, तो वो उस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अब ड्रग इटसेल्फ डिसोसिएट अगर नहीं भी हो रही, बट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट वो डिसोसिएट होगी और अपना प्रोटॉन उस प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट को डोनेट कर देगी. ठीक है. या अगर हमारे पास कोई प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है, तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट क्योंकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, अब अगर रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास एक अनस्टेबलाइज हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, क्योंकि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट ने वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया है, तो वो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में उसकी हेल्प करेगा. ठीक है. सो बेसिकली प्रोटोफिलिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स का काम क्या होता है कि वो इधर बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग प्रोटॉन वो वीक एसिड या वीक बेस को कंपेल करते हैं कि वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें और डिसोसिएट हो जाएं. राइट. so that is basically the leveling effect. Okay. Now we are going to look at the non-aqueous titration of weak bases. ठीक है. जब हम बात करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ वीक बेसिस की, तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस में आपका जो एनालाइट है दैट इज बेसिक इन नेचर, और आप उसको टाइट्रेट किससे करेंगे, एसिड से. ठीक है. तो जब आप किसी बेस की टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं यूजिंग एन एसिड, तो आप इसको कहते हैं एसिडीमेट्री. व्हाई डू यू कॉल इट एसिडीमेट्री? बिकॉज मीटर वर्ड इज मोस्टली यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम. सो एसिडीमेट्री क्योंकि आप इसके अंदर ब्यूरेट में एसिड ले रहे होते हैं और एसिड का वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हैं, सो इट द नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एसिडीमेट्री. ओके. अब वीक बेसिस आपके पास कौन कौन सी हैं? मोस्टली जो आपके पास अमाइंस होते हैं या अमाइन सॉल्ट्स होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, अल्कली सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड वीक इनऑर्गेनिक एसिड्स और अमाइनो एसिड्स. अच्छा, अमाइनो एसिड जो है वो हमें मालूम होना चाहिए कि अमाइनो एसिड्स एसिडिक भी उनका रिएक्शन होता है और बेसिक उनका रिएक्शन भी होता है. सो इट डिपेंड्स कि हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है. कुछ अमाइनो एसिड एसिडिक नेचर रखते हैं, कुछ अमाइनो एसिड बेसिक नेचर रखते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड में दोनों तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है और उसके अंदर अमाइन ग्रुप भी होता है. राइट. अच्छा. अच्छा, इसमें आपके पास जो आपकी बुक है उसमें कुछ लिस्ट ऑफ ड्रग्स हैं जो कि वीक बेसिस हैं, जिनके लिए नॉर्मली नॉन एक्वस टाइट्रेशन परफॉर्म की जाती है. इसको आप जस्ट इनके नाम याद कर लीजिएगा. इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एमसीक्यूज. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग्स जो हैं उनकी परक्लोरिक एसिड के साथ टाइट्रेशन होती है और कौन सी हैं उनकी एसिड के साथ टाइट्रेशन होती है. ठीक है. सॉरी, बेस के साथ टाइट्रेशन होती है. राइट. ओके. सो
अब हमने बात की थी कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, सॉल्वेंट सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहली चीज़ जो हम सॉल्वेंट सिलेक्शन में कंसिडर करते हैं वो ये होगी सॉलिबिलिटी। आपका जो कंपाउंड है वो किसी भी आपके सिलेक्टेड सॉल्वेंट में सॉलेबल होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, जब आप वीक बेसिस की टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका जो सॉल्वेंट है इट शुड बी न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर, ओके। न्यूट्रल नॉन एक्वस सॉल्वेंट इंक्लूड एसिटोनाइट्राइल alcohols, chloroform, benzene, and ethyl acetate. And acidic non-aqueous solvents include formic acid, acetic acid, propionic acid, acetic anhydride और sulfonyl chloride. इसमें से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज आपके पास सॉल्वेंट है दैट इज परक्लोरिक एसिड इन एसिटिक एसिड। अब परक्लोरिक एसिड को आप किस तरह से यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वीक बेस है पेरिडीन, उसकी आपको टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है। आपने सॉल्वेंट चूज किया उसके लिए एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड में आपने पेरिडीन को डिसॉल्व किया और उसके लिए टाइट्रेंट आपने चूज किया परक्लोरिक एसिड, राइट। अगेन परक्लोरिक एसिड को भी आप एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे बिकॉज वी हैव टू अवॉइड वाटर एंड मॉइस्चर इन ऑल द स्टेप्स, ठीक है। अब आपके पास जो ब्यूरेट है उसमें क्या है, परक्लोरिक एसिड है विच हैज बीन डिसॉल्व्ड इन एसिटिक एसिड, और कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास क्या है, एनालाइट है विच इज पिरिडीन विच इज आल्सो डिसॉल्व्ड इन एसिटिक एसिड। जब परक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये अगेन आयंस प्रोड्यूस करता है, क्लोरेट आयन, और एसिटिक एसिड जो है वो एक एच आयन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास पिरिडीन है। पिरिडीन भी एसिटिक एसिड के साथ, क्योंकि पिरिडीन इटसेल्फ इज अ बेस एंड एसिटिक एसिड इज आल्सो एन एसिड, तो ये भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एसिटिक एसिड जो है वो अपना एच आयन इसको डोनेट कर देगा और पिरिडीन जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो पिरिडीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आपके पास अगेन एक एसीटेट आयन बन जाएगा, राइट। अच्छा, अब आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में ये चीज़ें मौजूद हैं, एसीटेट आयन और पिरिडीन विद एच आयन, और ब्यूरेट से आपके पास क्या आ रहा है, क्लोरेट आयन आ रहा है और CH3COOH2 विद अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब जब जैसे ही ब्यूरेट का ड्रॉप कॉनिकल फ्लास्क में आएगा तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो दोनों हैं ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और आपके पास एसिटिक एसिड की रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। और अ, अब क्या आपके पास बचा, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इनका एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे बेसिकली हुआ क्या कि इन इटसेल्फ जो पिरिडीन बेस है वो इतनी ज़्यादा इजीली डिसोसिएट नहीं होती, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड उसमें लेवलिंग इफेक्ट आया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड पिरिडीन डिसोसिएट हो गई, ठीक है। अब पिरिडीन जब डिसोसिएट हो गई तो इट वाज अवेलेबल फॉर टाइट्रेशन, तो इजीली उसने क्लोरेट आयन के साथ इंटरेक्ट कर लिया और उससे आपकी प्रोडक्ट फॉर्म हो गई और आप उससे एंड पॉइंट डिटेक्शन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए आप इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज करेंगे फॉर वीक बेसिस? द मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर्स आर ऑर्सिड ब्लू एंड okay, crystal violet, alpha naphthol benzene, methyl orange, एंड क्रिस्टल वायलेट भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं और क्विनोलिडीन भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि वीक बेसिस की टाइट्रेशन के लिए आपके पास कौन कौन से इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल आपको दिखाई हुई है, लेट्स लुक एट दैट एग्जाम्पल टू। अच्छा अच्छा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो गिवन बेस है, हमने बहुत सारी टाइप्स की बेसिस यहाँ पे भी डिस्कस की थी जो जिनकी हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। व्हेन दैट बेस इज इन फॉर्म ऑफ अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड, तो हम डायरेक्टली उसकी टाइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
कि बेस जब वीक एसिड के साथ कंबाइन हुई है तो हमें उस बेस को सेपरेट करना ज़रूरी नहीं है. बट इफ दैट बेस इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोराइड और ब्रोमाइड सॉल्ट, वी नो दैट कि क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स होते हैं और उनसे किसी भी बॉन्ड का ब्रेक करवाना इतना ईजी नहीं होता. सो हमें पहले उस क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन को पहले ब्रेक डाउन करना होता है और उसके बाद जो है वो कोई भी बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा एक रिएक्शन स्टेप बढ़ जाता है. तो हम जब भी वीक बेसिस की टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा. सबसे पहली चीज़ कि वो कौन से सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, उसके बाद वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, ताकि अगर उनका बॉन्ड बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है तो पहले हम वो बॉन्ड ब्रेक डाउन करवाएं और उसके बाद हम उसकी टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, सो here are some examples about the drugs जिनके फार्माकोपियल एसिड जो है वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन पे बेस करते हैं. तो इनके नाम आप यहाँ से रीड करके याद कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये इलस्ट्रेट किया हुआ है कि हमारे पास अगर फिनाइलेफ्रीन है विद हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि फिनाइलेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट जब डिसॉल्व होगा तो क्लोराइड आयन जो है वो सेपरेट हो जाएगा. उस क्लोराइड आयन को वहाँ से रिमूव कराने के लिए, अच्छा क्लोराइड आयन यहाँ पे सेपरेट ज़रूर डिसोसिएट ज़रूर हो जाएगा लेकिन स्टिल जैसे ही वो रिएक्शन से बाहर निकलेगा वो फ़ौरन ही दोबारा फिनाइलेफ्रीन के साथ कंबाइन हो जाएगा. सो वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड कि ये क्लोराइड आयन यहाँ से हट जाए. तो क्लोराइड आयन को यहाँ से हटाने के लिए हम इसको मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे और क्लोराइड आयन कन्वर्ट हो जाएगा मर्क्यूरिक क्लोराइड में विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स एंड कैन बी सेपरेटेड. अब यहाँ पे आपके पास एसीटेट आयंस बन गए. जब आप इसकी परक्लोरिक एसिड के साथ टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो परक्लोरिक एसिड की टाइट्रेशन जब आप परफॉर्म करते हैं तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि ब्यूरेट से आपके पास क्या आता है CH3COOH2 विद एन आयन. तो आप अगेन आपके पास ये वाला स्टेप होगा और एसिटिक एसिड आपका रिकवर हो जाएगा और इजीली आपका जो मेन ड्रग है वो क्लोरेट आयन के साथ रिएक्ट कर लेगी. ठीक है, अदरवाइज अगर क्लोरेट आयन और क्लोराइड आयन दोनों प्रेजेंट होंगे आपके रिएक्शन मिक्सचर में तो वो कभी भी क्लोरेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. इट इज़ मोर कंपैटिबल टू क्लोराइड आयन. ठीक है, अच्छा, जिस तरह से आप वीक बेसिस की टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं जस्ट लाइक दैट यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड्स. इसमें प्रिंसिपल और मैकेनिज्म सेम रहेगा, जस्ट उसमें होगा क्या, वीक एसिड्स की जब आप टाइट्रेशन, अच्छा इसके अंदर अगर हम एक जनरल रूल की बात करें, हमने इससे पहले पीएच पी और पीके का कॉन्सेप्ट क्योंकि हम कवर कर चुके हैं तो अगर हम उस प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें तो वी शुड नो दैट कि जिन एसिड्स की पीकेए 7 से ज़्यादा होती है, ठीक है, वी नो दैट कि जितना 7 से कम पीके हो, जितनी कम पीके हो किसी भी एसिड की उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, सो वी नो दैट कि 7 से ज़्यादा कि किसी एसिड की pKa है तो डेफिनेटली इट्स अ वीक एसिड. तो हमारे पास उसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, एसिड हैलाइड्स हैं, एनहाइड्राइड एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं. अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमाइनो एसिड्स कैन एक्ट एज कैन एक्ट एज अ वीक बेस एंड वीक एसिड एज वेल. ओके, और इनोल्स होते हैं हमारे पास जिसकी एग्जांपल हमारे पास हैं बार्बिट्रेट्स हैं, जेंथीन्स हैं, एमाइड्स हैं और फिनोल्स हैं, पिरोल्स हैं, सल्फोनामाइड ड्रग्स हैं और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, अब सॉल्वेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी जस्ट लाइक द प्रीवियस वन कि सबसे पहली चीज़ जो हम कंसिडर करेंगे दैट इज़ द सॉलिबिलिटी ऑफ सैंपल. दूसरी चीज़ जो हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी रिलेटिव बेस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट. अगर हमारे पास जो एनालाइट है इट इज़ अ वीक एसिड तो उसके लिए हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे और अगर एनालाइट हमारा मीडियम स्ट्रेंथ एसिड है तो उसके लिए हम वीक बेस सॉल्वेंट यूज़ करेंगे. ठीक है, और हमें ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे. सो वी हैव अ शार्प एंड पॉइंट. इनर्टनेस ऑफ सॉल्वेंट, अगेन इट इज़ अ वेरी डिज़ायरेबल ट्रेट के सॉल्वेंट आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे और अगर जस्ट इन केस वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी रहा है जस्ट लाइक एसिटिक एसिड तो वो एट द एंड वो रिकवर हो जाए.
उसका जो इफेक्ट है वो हिंड्रेंस कॉज ना करे, बल्कि वो लेवलिंग इफेक्ट हो, वो वीक बेस को या वीक एसिड को इन्हेंस करे, राइट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं? इथिलीन डायमाइन एंड ब्यूटाइलामाइन एंड मॉर्फिलीन। और वीक बेस सॉल्वेंट्स हमारे पास डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है और पिरिडीन है। डीएमएफ और पिरिडीन हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जिनको हम मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शंस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं और टाइट्रेशंस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, टाइट्रेंट इसके अंदर क्या होगा? जैसे जब हमने वीक बेसिस की टाइट्रेशन परफॉर्म की थी, हम कौन सा टाइट्रेंट यूज़ कर रहे थे? मोस्ट कॉमनली परक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे हमारे पास टाइट्रेंट कौन सा है? हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज टाइट्रेंट्स हैं, दोज आर सोडियम मिथॉक्साइड, लिथियम मिथॉक्साइड, सोडियम अमाइनो मिथॉक्साइड एंड टेट्राब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, कीप इन माइंड हमारे पास इसमें 3 तरह की चीज़ें अवेलेबल है। सबसे पहली चीज़ है हमारा एनालाइट, जो कि वीक एसिड या वीक बेस हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव अ सॉल्वेंट, कि हमारा जो एनालाइट है वो किस में सोलुबलाइज होगा। एंड द थर्ड थिंग वी हैव अ टाइट्रेंट, ठीक है, कि हमारे पास जो ब्यूरेट में मिक्सचर होगा वो कौन सा होगा। अगेन जो भी हमारा टाइट्रेंट होगा वो सेम सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा जिसमें आपने एनालाइट को डिजोल्व किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने जो आपका वीक एसिड है जो भी, उसको आपने अगर डीएमएफ में डिजोल्व किया है, तो आप टेट्राब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी डीएमएफ में ही डिजोल्व करेंगे, ठीक है। योर सॉल्वेंट शुड बी सेम इन द ब्यूरेट एंड इन द कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। डिफरेंस क्या आएगा? ब्यूरेट में आपका सॉल्वेंट के साथ टाइट्रेंट होगा और कॉनिकल फ्लास्क में आपका सॉल्वेंट के साथ एनालाइट होगा, ठीक है। अच्छा, so some examples of weak acid we have already discussed, and solvent selection criteria has also been discussed. Usual indicators that are used for the titration of weak acids are thymol blue is the sorry thymol blue is mostly the indicator of choice. सबसे ज़्यादा commonly use आपके पास thymol blue होता है, otherwise you can also use azo violet और thymol naphthalene, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली, कि हमें सबसे पहली चीज़ कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमें कब परफॉर्म करनी है? जब हमारे पास एक्वस टाइट्रेशन सूटेबल ना हो, ठीक है। और हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन परफॉर्म करने का जब हमने डिसीजन ले लिया, उसके बाद सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे? हम अपना सॉल्वेंट सिलेक्शन करेंगे। सॉल्वेंट सिलेक्शन के लिए हमारे पास अगेन क्राइटेरिया है, हाँ, जो बेस करते हैं एनालाइट की नेचर पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉल्वेंट की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, और इंडिविजुअल जो हमने अभी एग्जांपल्स डिस्कस की हैं उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। द लास्ट थिंग इज कि हमने ये जो सारी अभी टाइट्रेशन की टाइप डिस्कस की हैं, व्हाई एग्जैक्टली आर वी डिस्कसिंग इट, कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने स्टार्टिंग में भी इसका एडवांटेज एक डिस्कस किया था, कि जो हमारे फार्माकोपियर असेय मेथड्स हैं उसमें नॉन एक्वस टाइट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली यूज्ड है। सो नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर मोस्टली यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों तरह के अमाइंस के लिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन इस्तेमाल होती हैं। एनालिसिस ऑफ सल्फोनामाइड ड्रग्स, सल्फोनामाइड्स आपको पता है ड्रग्स की स्पेसिफिक क्लास है। मिक्सचर्स ऑफ प्यूरिन्स एंड अमाइंस, used for titration of halogen acid salts of weak bases, used for assay of ephedrine, codeine phosphate, tetracyclines, antihistamines and various piperidine preparations, ठीक है। ये सारी जो आपकी बुक है उसमें आपके पास वीक बेसिस और वीक एसिड्स दोनों तरह की ड्रग्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं, जो आप इसको बुक से भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, और मैंने आपको लेक्चर में भी डिफाइन की हुई है काफ़ी जगहों पे, ठीक है। सो here we complete the non-aqueous titrations. अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई एग्जाम्पल आपको समझ में ना आई हो, तो आप उसको अपने इंटरेक्टिव सेशन में आप पूछ सकते हैं, और होपफुली आपने अब तक अपना होमवर्क देख लिया होगा। अगर उसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी हम इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू क्लास।